नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज बिना देर किए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स मिल्क प्रोटीन इज। दुग्ध प्रोटीन उस तरह का प्रोटीन है जो दूध में मिलता है। तो जो दूध में मिलने वाला प्रोटीन है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेस, ट्राइलिन या रेनिन। और इसका सही उत्तर होगा रेनिन। दुग्ध प्रोटीन पर रेनिन नामक गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा कार्य किया जाता है जो कैसिनोजिन नामक इन दूध प्रोटीन को पचाता है। इसे काइमोसिन के रूप में भी जाना जाता है और ये पेट में मौजूद HCl द्वारा सक्रिय होता है, जहाँ यह निष्क्रिय प्रोरेनिन से रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। तो दुग्ध प्रोटीन को कौन पचाता है? कौन सा एंजाइम? रेनिन। हमारा अगला सवाल है, पाचन के दौरान प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन के दौरान प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? मतलब जब हम लोग कोई खाना खाते हैं और जब खाना हमारा पचता है, उस पाचन के दौरान जो प्रोटीन है वो किस चीज़ में बदल जाता है, किस पदार्थ में बदल जाता है? ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन इज टर्न इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? ऑप्शन से ग्लूकोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल या लिपिड। ग्लूकोज, स्टार्च, अमीनो एसिड्स या लिपिड। और इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड उस तरह का कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन मिलता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक साथ जुड़कर शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड और प्रोटीन को जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। मतलब दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब प्रोटीन टूटता है या डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। ये अमीनो एसिड शरीर में अन्य प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। प्रकृति में लगभग 500 अमीनो एसिड मौजूद है, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 को ही मानव शरीर के लिए जरूरी माना जाता है। शरीर अमीनो एसिड बनाने में सक्षम होता है, लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारा शरीर उसको खुद नहीं बना पाता है। तो बेसिकली होते तो अमीनो एसिड 500 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से कुछ 20 ही ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। और उसमें से भी 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है। बाकी सभी अमीनो एसिड्स को हमारा शरीर क्या करता है? बना लेता है। तो अमीनो एसिड बेसिकली जब कार्बन कार्बन नहीं, जब हमारा प्रोटीन टूटता है हमारे शरीर में डाइजेशन के टाइम, तब यह अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है और यही अमीनो एसिड फिर प्रोटीन बनाने में भी काम आता है। और प्रोटीन बेसिकली क्या है? हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विषाक्त भोजन को विषाक्त रहित करता है? मतलब इनमें से कौन है जो हमारे भोजन, जो विषैले भोजन होते हैं, जो ऐसे भोजन जो विषाक्त होते हैं, जो जहरीले होते हैं, उनमें से विष निकाल देने वाला काम करता है, मतलब विषाक्त रहित करता है उन भोजन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक फूड? कहने का मतलब विषाक्त रहित करना मतलब डिटॉक्सिफाई करना किसी भी टॉक्सिक फूड को। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इस तरह के कार्य को करता है, विषाक्त भोजन को विषाक्त रहित करने का काम? ऑप्शन से कोलोन, यकृत, वृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोलोन, लीवर, किडनी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। लीवर डायफ्राम के ठीक नीचे और पेट के ऊपर स्थित होता है। ये एक बड़ी नस द्वारा पेट और छोटी आंत से जुड़ा होता है। लीवर कई विषाक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है। यह शराब, निकोटीन और प्रिस्क्रिप्शन दवाई कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब करते हैं दवा खाने के लिए बीमारियों में,
उन दवाओं की बात की जा रही है, तो उन दवाओं को भी नष्ट कर देता है कौन? तो लीवर, क्योंकि ये चीज़ें शरीर के लिए सामान्य नहीं है। और लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करना और हमारे खून को साफ करना। मतलब हमारे खून में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जहरीले सब्सटेंस है, विषाक्त भोजन है या विषाक्त चीज़ें हैं, उनको बाहर कर देना और हमारे खून को साफ करना। ये किसका काम है? तो लीवर का काम है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शिशुओं में दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? Which one of the following enzymes helps in the digestion of milk proteins in infants? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शिशुओं में दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीते हैं और उस दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में, इन्फेंट्स की बात हो रही है, तो उस दूध प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? ऑप्शन से एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या रेनिन। और इसका सही उत्तर होगा रेनिन। रेनिन शिशु के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एक प्रोटीटोलाइटिक एंजाइम है जो दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। मीन्स प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। हमारा अगला सवाल है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन से प्रोटीन पाचन, वसा पाचन, जल का अवशोषण या उपयुक्त सभी। प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा बड़ी आंत होता है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसका मेन काम क्या है? जो जल है यानी जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, उसका अवशोषण करना। बड़ी आंत के 3 प्राथमिक कार्य सुन लीजिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 प्राथमिक कार्य हैं, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, विटामिन का उत्पादन और अवशोषित करना और उन्मूलन के लिए मल को मलाशय की ओर बनाना और भेजना। ये 3 प्रमुख कार्य किसके हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन के। और देख सकते हैं आप, ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। हमारा अगला सवाल है, रक्त में अधिकांश पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? वेयर आर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द ब्लड? तो हमारे खून में सब जो अधिकांश पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ऑप्शन से मलाशय, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की दीवारें भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और रक्त में भेजती है और रक्त शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्व पहुंचाता है। देख सकते हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन इस डायग्राम में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से भी जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस? निम्नलिखित में से किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से जीभ, इसोफेगस, एपिग्लोटिस या इनमें से कोई भी नहीं। टंग, इसोफेगस, एपिग्लोटिस या नन ऑफ द। और इसका सही उत्तर होगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस गले में एक पत्ती के आकार का फ्लैप है जो भोजन और पानी को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। सांस लेने के दौरान ये खुला रहता है जिससे हवा स्वर यंत्र में प्रवेश कर पाती है। निगलने के दौरान यह फेफड़ों में भोजन की आकांक्षा को रोकने के लिए बंद हो जाता है, जिससे निगले गए तरल पदार्थ या भोजन को अन्न प्रणाली के माध्यम से पेट की ओर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार यह वाल्व है जो मार्ग को श्वास नली या अन्न प्रणाली की ओर मोड़ता है। तो एपिग्लोटिस बेसिकली क्या काम करता है? ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। कोई चीज़ें खाने पीने वाली हो जो हम लोग खाए हों या पानी हो, तो उन चीज़ों को रोकता है फेफड़ों में जाने से और श्वास नली में जाने से। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस कहाँ पे है? हमारे गर्दन में। हमारा अगला सवाल है, कंठमाला रोग से कौन सी ग्रंथियां प्रभावित होती है? कंठमाला रोग से कौन सी ग्रंथियां प्रभावित होती है? व्हाट ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय द मम्प्स डिजीज? तो मम्प्स डिजीज की बात हो रही है यानी उस तरह का रोग
जिसको हम लोग कंठमाला भी हिंदी में कहते हैं। तो इससे कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? ऑप्शन से यकृत, थायरॉइड ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथि या उपयुक्त में से कोई नहीं। लीवर, थायरॉइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल ग्रंथि। तो कर्णमूल ग्रंथि ही वो है जो कंठमाला रोग से ग्रसित होती है, यानी कि यही ग्रंथि है जहाँ पे कंठमाला रोग होता है यानी मम्प्स होता है। पैरोटिड ग्रंथियों की सूजन कंठमाला का सबसे आम लक्षण है। पैरोटिड ग्रंथियां लार के उत्पादन के लिए जिम्मेदार ग्रंथियों की एक जोड़ी है। वे हमारे चेहरे के दोनों ओर हमारे कानों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। सूजन से आमतौर पर दोनों ग्रंथियां प्रभावित होती है, हालांकि कभी-कभी केवल एक ग्रंथि ही प्रभावित होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह के सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि लार ग्रंथियाँ होती है, और उनमें से भी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन-सी होती है? कर्णमूल ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, और ये 2 होती है और दोनों ही कान के नीचे, हमारे ठीक कान के नीचे होती है। और 2 और सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक है सबमैंडिबुलर और एक है सबलिंगुलर। और मम्प्स बेसिकली वायरस के कारण होता है। मम्प्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मम्प्स किस कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है। और हमारा अगला सवाल है, सर्वाधिक पुनर्योजी क्षमता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पुनर्योजी क्षमता कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी फाउंड? मतलब यहाँ पे बात हो रही है उस ग्रंथि या उस ऑर्गन की जो कटने के बाद अपने आप को बहुत जल्दी रिक्योर कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है। तो वो क्या है इनमें से, इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन है यकृत, आमाशय, भेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। लीवर, स्टोमक, इसोफेगस या नन ऑफ द अबव। हाँ, इसका सही उत्तर होगा लीवर यानी यकृत। तो यकृत ही वो ऑर्गन है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर ले। हल्का सा भी कट जाए, छट जाए, तो क्या होता है, जैसे छिपकली का पूंछ आपने देखा है, छिपकली का पूंछ अगर कटता है, हाउस लिजर्ड का पूंछ, तो रीजनरेट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा लीवर भी है, जहाँ कहीं भी कटता है या घटता बढ़ता है तो वो अपने आप को दोबारा रिक्योर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, वहाँ पे वो चीज़ को दोबारा मतलब रीजनरेट कर लेता है। और ये किस कारण से होता है? सेल डिवीजन के चलते, यानी कोशिकाओं का डिवीजन होता है वहाँ पे, और डिवीजन होने के चलते वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, और वो भर जाता है, वो घाव क्या होता है? भर जाता है। और यही है इसका रीजनरेटिव पावर, किसका? तो लीवर का। और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। चोट लगने की स्थिति में लीवर की कोशिकाएं तेजी से पुनर्जीवित होती है और चोट के कारण हुई कोशिकाओं के नुकसान की भरपाई भी करती है। आप देख सकते हैं ये साइकिल है कि किस तरीके से फिजिकली या केमिकली इंजरी हुआ है लीवर को, फिर उसके बाद पहला फेज, दूसरा फेज, किस किस तरीके से कौन कौन से फेज से वो होकर गुजरता है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, यानी कि अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए। हमारा अगला सवाल है, लार का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा? लार का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 3.2, 5.8, 6.7 या 7.9। और इसका सही उत्तर होगा 6.7। तो पीएच वैल्यू जो है बेसिकली ये एसिड और बेस स्केल है, और अगर इस स्केल में हम लोग 7 से नीचे जाते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ एसिडिक है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। और वही 7 से अगर हम ऊपर जाते हैं प्लस में, तो वो चीज़ बेस में आ जाता है, यानी अल्कलाइन यानी क्षार में आ जाता है। और हमारा जो लार है उसका जो पीएच वैल्यू है, उसका जो पीएच मान है वो है 6.7, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है ये, यानी एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल के ही करीब है ये। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने यारों में या अपने परिचितों में शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।